बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं और जल्द ही कुछ ही सालों में रिटायर होने वाले हैं तो एक सवाल आपके मन में आता है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। तो साल 2030 में जो कर्मचारी रिटायर होंगे उन कर्मचारियों के लिए यह वीडियो पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो पेंशन को लेकर बात है ईपीएफओ पेंशन 2030 में रिटायर अगर होते हैं तो पेंशन कितना मिलेगा, इसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है जो आज की डेट पर एक कर्मचारी है। तो 2030 में जो रिटायर हो रहे हैं वह वीडियो को पूरा देख लेंगे, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ईपीएफओ पेंशन के अंतर्गत 2030 में रिटायर होने वाले प्राइवेट नौकरी वालों को कितना पेंशन मिलेगा, कैसे होता है कैलकुलेशन, इसको पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। नई दिल्ली से खबर है। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आप ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार हैं। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ चलाता है। आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा कंपनी काटती है और ईपीएफ में जमा करती है। इसी से आपके पेंशन का निर्धारण होता है। साथ ही साथ कंपनी भी आपके हिस्से के बराबर आपके पीएफ में योगदान देती है, लेकिन उसका एक हिस्सा ईपीएस यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाता है। अगर आप एक निश्चित समय तक नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आप एक उम्र के बाद पेंशन पाने के योग्य हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी 2030 में रिटायर हो रहा है तो उसको कितना रुपए पेंशन मिलेगा। आइए आपको समझाते हैं। ईपीएस पेंशन एलिजिबिलिटी के लिए क्या योग्यताएं हैं, इसका कौन पेंशन का लाभ ले पाता है। ईपीएस के तहत कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा आपने किया हो, यानी आपने 10 साल यहाँ पर काम किया है तभी आपका पेंशन का लाभ यहाँ पर मिलेगा। दूसरी चीज है कि 58 साल की उम्र में पेंशन के लिए योग्य, यानी 50 साल की उम्र से जल्दी पेंशन अगर लेना चाहते हैं। वैसे तो नियम 58 साल जब आपकी आयु हो जाएगी तब आपका पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों पर यह 50 साल की उम्र होने पर भी मिल जाती है। लेकिन चूंकि 8 साल पहले ले रहे हैं तो आपको पेंशन कम मिलेगी। 58 साल के बाद देरी से पेंशन ज़्यादा का विकल्प यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। कैसे होता है ईपीएस के तहत पेंशन पाने का कैलकुलेशन। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस का मुख्य फार्मूला है, जिसमें पेंशन अगर आपको जोड़ना है कि आपकी कितनी पेंशन बनेगी तो आप मासिक पेंशन बराबर यानी पेंशन योग सैलरी उसमें गुणा होता है पेंशन योग सर्विस का और उसमें भाग होता है 70 का। सैलरी और पेंशन योग सर्विस ये कैसे आप यहाँ पर डालेंगे। पेंशन योग सैलरी आपकी पिछले 60 महीनों की जो बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन जिसमें डीए वगैरह नहीं जुड़ता, मूल वेतन कहलाता है। तो आपकी जो पिछले 60 महीनों का जो बेसिक सैलरी है वह है, उसमें महंगाई भत्ते का औसत यहाँ पर बाद में जुड़ेगा डीए। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर जुड़ेगा प्लस महंगाई भत्ते का औसत यहाँ पर है पिछले 60 महीने का। सैलरी कैप पेंशन कैलकुलेशन के लिए 15,000 प्रति महीने का यहाँ पर रखा गया है। पेंशन योग सर्विस ईपीएस के तहत योगदान किए गए कुल साल, यानी कितने साल आपने काम किया है प्राइवेट कंपनी पर, एजेंसी पर, संस्था पर। अधूरे सालों के लिए राउंड अप किया जाएगा, अधिकतम 35 साल। 35 साल यहाँ पर अधिकतम शर्त क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। वहीं यह फार्मूला ईपीएफओ द्वारा आपकी सर्विस और सैलरी हिस्ट्री के आधार पर सही पेंशन सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 2030 में रिटायर अगर होते हैं तो आपको कितना पेंशन मिलेगा, ये इसका उत्तर आप जानना चाह रहे हैं वीडियो के शुरू से ही
तो यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। मान लीजिए रमेश नाम का एक कर्मचारी है जो साल 2030 में रिटायर होगा। साल 2030 तक उसकी कुल सर्विस 25 साल हो जाएगी। तो उस हिसाब से उसे कितना पेंशन मिलेगा, यानी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर संबंधित कर्मचारी जिन्होंने 25 साल काम पूरा करेंगे साल 2030 तक, उनका है। नीचे हमने उसी को कैलकुलेट किया है। आप जितने साल किए हैं उसको 25 की जगह उतने साल रख दीजिए, 15 साल, 10 साल, 20 साल। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर आपको सूत्र दिखाए थे उसमें पेंशन योग सैलरी थी, ये 15,000 रखा गया है। पेंशन योग सर्विस जो है तो 25 साल, जैसा कि ऊपर आपको बताए हैं। ये 15,000 में आपकी जितनी सैलरी है उतना आप रख सकते हैं, लेकिन 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपकी सैलरी ज़्यादा है तो भी आपको यहाँ पर 15,000 ये मूल वेतन होना चाहिए। मूल वेतन, बाकी जो आपका इंक्रीमेंट या फिर अन्य कुछ जुड़ता है, डीए या फिर और डीए जोड़ करके है, हालांकि ये मूल वेतन यहाँ पर लेना है तो उसको यहाँ पर नहीं जोड़ा गया। ये बेसिक पे आपका 15,000 होना चाहिए। कैलकुलेशन करेंगे तो 15,000 आपने कर लिया ये वाला, ये 25 साल कर लिया, इसमें 70 का भाग ये फिक्स है, 5,357 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आप अगर 2030 में रिटायर होते हैं तो आपको मिलेगा। वहीं यानी इस हिसाब से जो प्रतिमाह है संबंधित कर्मचारी रमेश को 5,357 रुपये का पेंशन मिलेगा। लेकिन ये पेंशन 58 साल की उम्र से शुरू होगी। आप अगर सोचते हैं कि 10 साल आपने काम कर लिया, 25 साल जैसे यहाँ पर काम कर लिया, तो इनकी उम्र 58 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 50 साल की उम्र से पेंशन विकल्प चुनते हैं तो आपकी पेंशन 4% कम हो जाएगी, यानी वही 58 साल के बाद पेंशन को टालने पर 60 साल तक रकम हर साल लगभग 4% बढ़ जाती है। वहीं सरकार ने पेंशन को लेकर संसद में क्या जानकारी दी है बढ़ोतरी में। सरकार ने संसद में बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के तहत ज़्यादा पेंशन पाने के लिए ज़्यादा योगदान देने वाली लगभग 99% अर्जियों को प्रोसेस कर दिया गया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में अपना यह बयान देते हुए कहा कि ईपीएफओ ने 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए निर्देशों को तय सीमा के अंदर लागू करने के लिए कदम उठा लिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 21 नवंबर को सोशल सिक्योरिटी कोड और 3 अन्य कोड लागू होने के बाद, यानी कब लागू होंगे, 21 नवंबर 2025 को यहाँ पर लागू हो चुके हैं। तो 21 नवंबर को सोशल सिक्योरिटी कोड लागू किया गया, 3 अन्य कोड जो नए बिल श्रम कानून जिसको बोलते हैं। तो ये प्रोविडेंट फंड में जो मालिक है उनको कर्मचारी 15,000 की बजाय तय मासिक पेंशन सीमा से ज़्यादा जो योगदान, ये स्वैच्छिक रूप है यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप उसी फार्मूले पर रखकर अपनी पेंशन जरूर कैलकुलेट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद।